क्या नहीं हो रहा है क्या बूथ कैप्चरिंग? किस भ्रम में है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रहा? एक एक आदमी जो है वो 10-10 वोट डाल रहा है। पहले तो या बूथ कैप्चरिंग जो है वो क्या होता है? बूथ कैप्चरिंग का मतलब आपको आपके वोट से अधिकार से वंचित करना। दो बातें होती है ना कि आप जो लोग आम तौर पे जो वोट करने जा रहे हैं उनको रोकना, तो रोक दिए, एक हो गया। और दूसरा कि हम जो वोट जहां चाहते हैं वहां पड़ जाए, तो उसका एक तरीका निकाल दिया। तो ईवीएम तो कांग्रेस ने लाई थी, तो क्या गलती किया उससे था क्या होता है? ईवीएम कांग्रेस लाए या बीजेपी लाए, वो कोई भी लाए, कोई भी लाए, जैसे मान लीजिए कि मशीन आई और वो आज उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं ये देखने के लिए कि बेटा है कि बेटी है। आप मशीन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है ना जी। आप मशीन के लाने और उसके आविष्कार पर थोड़ी सवाल खड़ा करेंगे जी। सर एक क्लास सवाल, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है। विपक्ष जो है चुनाव आयोग को कह रहा है कि ये वोट चोरी कर रहा है, जगह जगह नारे लग रहे हैं कि गली गली में शोर है, चुनाव आयोग वोट चोर है। तो इसी सिलसिले में आज मैं समझने के लिए कोशिश करूंगा। हमारे साथ जाने माने पत्रकार रहे अनिल चामाड़िया सर, इनसे समझूंगा कि आखिर क्या विपक्ष इस समय जाग चुका है, सोता हुआ शेर, ये जगता रहेगा या फिर सो जाएगा, कैसा आप देखते हैं सर? आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर मैं आपसे सवाल मेरा ये रहा कि काफी दिन के बाद जो जो जनता का आवाज विपक्ष होता है, आज सड़कों पर नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि इस समय विपक्ष जाग चुका है या फिर सो जाएगा? देखिए, देश में जो विपक्ष में जो अभी पार्टियां बैठी हुई हैं उसमें ज्यादातर पार्टियां वो भी रही हैं जो सत्ता में रही हैं और आज भी सत्ता में हैं कई जगह पर। तो पार्टियां जो इस समय विपक्ष में हैं उनकी चिंता सबसे ज्यादा इस समय संविधान की रक्षा है, संविधान की सुरक्षा है। वो क्यों है? क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों को लगने लगा है कि संविधान के साथ जिस तरह से पिछले कई वर्षों में छेड़छाड़ हो रही है, अब वो छेड़छाड़ इस हद तक बढ़ गई है कि जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो संविधान की भावनाओं और संविधान के उद्देश्यों को खत्म करने के लिए वो एक तरह से सक्रिय हो गई है, आगे आ गई है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं और वो सड़कों पे निकल रही हैं, क्योंकि अब उनके भी एक तरह से अस्तित्व का सवाल आ गया है। सवाल अस्तित्व का आ गया है कि अगर मान लीजिए कि जिस तरह से वोटों की हेरा फेरी संस्थाबद्ध हो गई है, हेरा फेरी शुरू से है 1920 से लेके, मैं एक रिसर्च कर रहा था, 1920 से लेके और आज तक लोगों को वोट से वंचित किया जाता रहा है। लेकिन अब उस संस्था के द्वारा या उस संस्था की निगरानी में या उस संस्था के संरक्षण में वोटों की हेरा फेरी की जा रही है, जिसको संविधान ने जिम्मेवारी दी है कि आपको एक पारदर्शी, स्वच्छ, साफ सुथरा चुनाव करवाना है। लोकतंत्र की वो बुनियाद है। तो अब जब उस संस्था के बारे में ये राय बन गई कि अरे ये तो वो संरक्षण दे रहा है, बजाय इसके कि जो समाज में पिछले कई दशकों से जो चल रहा है हेरा फेरी, उसको उस पर नियंत्रण रखने की बजाय और उस पर रोकने की बजाय अब तो ये खुद शामिल हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा चिंता का तो विषय। क्या है, आपको लगता है कि जिस तरह से अभी विपक्ष सड़कों पाया है, काफी दिन के बाद जगा हुआ, तो आपको नहीं लगता कि फिर सो जाएंगे? नहीं, देखिए, सो जाएंगे, हो सकता है सो जाए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जितने दिन तक वो सड़क पे निकल रहे हैं, अभी तो सड़क पे कहाँ निकले हैं, अभी तो संसद भवन से चुनाव आयोग तक गए, चुनाव आयोग तक जाने की कोशिश की, अभी सड़कों पे तो नहीं उतरे हैं। सड़कों पे तो तब उनको उतरना हम मानेंगे
जब वो पूरे देश में अपनी पूरी सांगठनिक क्षमता, यानी कि अपने हर समर्थक और कार्यकर्ता को वो उतार दे, नारे लगाने लगे, लोग धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे। और वो जिस तरह से पहले जितने भी आंदोलन हुए, गली गली में चोर है, ये गली गली में शोर है, फल्ला चीज चोर है, जो पल्ला हम पहले बोलते थे, अब वो बात वोट चोरी के मामले में वो नारा आने लगे, तो मुझे लगता है तब आप कहेंगे कि हाँ, अब जो है वो सड़कों पे विपक्ष उतर रहा है। सर अभी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नाम इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी का आ रहा है, लेकिन इसके पहले मायावती ने भी तो ये ईवीएम के ऊपर वो सवाल उठाया था, तब तो ये लोग साथ नहीं दिए। तो क्या है, अब लगता है कि केवल राजनीति के चक्कर में ये हो रहा है कि वाकई में जनता के वो हक जो वोट का अधिकार लूटा जा रहा है उसके लिए लड़ रही है विपक्ष? नहीं, अभी तो मान लीजिए कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो लंबा एक सिलसिला है वोट से वंचित करने का, वोट के लूटने का, उसके बारे में कोई अभी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उस पे बात कर रही हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अभी वो केवल इस बात पे लड़ाई लड़ रही है कि चुनाव आयोग जिस तरह से मतदाता सूची को तैयार किया और अभी जिस तरह से सूची तैयार करवाना चाहता है, यहाँ पर मतभेद है राजनीतिक पार्टियों और चुनाव आयोग के बीच में, और उस मतभेद के को वो अपने अपने मतभेद को ये राजनीतिक पार्टियां सामने ला रही हैं। इसके बाद के चरण में, इसके बाद का दौर ऐसा दौर आएगा, बातचीत इस पे विमर्श होगा, जब हम ये बात कहेंगे कि साहब चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची के बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वोट को हटाने और वोट को जोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो वोट से वंचित करने का, वोट के अधिकार से वंचित करने के जो प्रयास होते हैं, जो एक संस्कृति की तरह कायम है, उसको कैसे उसके खिलाफ लड़ा जाए, ये बात अभी आएगी। लेकिन ये लड़ाई जो चल रही है वो चलनी चाहिए, और ये जब आगे बढ़ेगी तो ये बात भी सामने आएगी। सर जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को वोटर लिस्ट दिया है, राहुल गांधी 7 फुट और 300 किलो का था, लेकिन उसी को आधार मान करके उन्होंने ये सब बनाया, लेकिन चुनाव आयोग करे फर्जी है। नहीं, चुनाव आयोग के कहने से तो फर्जी नहीं हो जाएगा ना, वो तो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, और एक जिम्मेवारी के साथ उन्होंने बताया कि 6 महीने उन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी में स्टडी की, 6 महीने में। अब आप तकनीकी जो है, तकनीक जो है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, तकनीक से खेल रहा है। वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मेट है, डिजिटल जो फॉर्मेट है, आप उसमें चीजें हमको मुहैया कराइए, आप नहीं करा रहे, क्योंकि वो डिजिटल जो फॉर्मेट में जब आएगा तो उससे सुविधा हो जाएगी ये जांचने की, मिनटों में आप जांच लेंगे कि एक वोटर कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ उसका वोट है, तो या क्यों नया कितने जोड़े गए, क्यों जोड़े गए, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग कर धमकी दे रहे हैं कि ये हम एटम बम फोड़ेंगे, ये क्या शब्द है? नहीं, एटम बम फोड़ने का देखिए क्या होता है कि राजनीति में, क्योंकि हमारे संसदीय राजनीति में कोई आंदोलन नहीं है ना, तो ये सब शब्दों का उत्पादन कर नहीं पा रहा है। शब्द जो है वो तो आंदोलन से निकलते हैं ना, आंदोलन है नहीं, तो शब्दों का आयातित करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, तो कहां से करेंगे हम, तो अब करेंगे हम कि हम बाहर जो दूसरे क्षेत्र है, गैर राजनीतिक क्षेत्र है, अब वहां से शब्दों को इंपोर्ट करते हैं। शोर बहुत है इस समय सोसाइटी में, हल्ला है बहुत, तो हल्ला में, इस हल्ला में बात करने के लिए हमको ऐसे शब्द का चयन करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा शोर हो। तो राहुल गांधी एक तरह से ज्यादा शोर मचाने के लिए वो एटम बम का इस्तेमाल का वो प्रयोग कर रहे हैं। वो उनके आंदोलन की उपज नहीं है, वो कहीं से आयात करके और इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं राजनीति में। क्या सर लगता है कि ये आंदोलन और बढ़ेगा कि बस 2-4 दिन में नहीं ठंडा हो नहीं, जाएगा? ये 2-4 दिन में ठंडा नहीं होगा, इसलिए कि सारी राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व पर सवाल आया। राजनीतिक पार्टियों पर से ज्यादा राजनीतिक नेताओं पर जो है उनके अस्तित्व पर सवाल है ना।
जब चुनाव ही नहीं होगा, वोट ही की चोरी हो जाएगी, तो फिर आपका मतलब ही क्या रह जाएगा। सर, ये जो चुनाव आयोग है, ये निष्पक्ष कतई संस्था है, तो क्या लगता है कि ये निष्पक्ष दिखता है या सरकार से इशारे पे काम कर रहा है? नहीं, देखिए, कोई भी चुनाव आयोग कोई भी हो, एक सरकार की तरफ तो उसका झुकाव रहता ही है। सत्ताधारी पार्टी जो सत्ताधारी जो होते पार्टी होती है, उसकी तरफ झुकाव होता ही है, लेकिन वो झुकाव इतना नहीं होता है कि वो लोकतंत्र की संस्कृति पर, लोकतंत्र के मूल्यों पर वो असर दिखे। उसका होता तो है, लेकिन इतना नहीं होता। अब तो वो साफ साफ दिखने लगा है, उसका असर दिखने लगा है कि लोकतंत्र ही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप तय ये करने लगे हैं कि वोटर कौन होगा कौन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जब ये तय करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए पहले मतदाता का चुनाव कर रहे हैं और फिर उसी से अपने को चुनवा रहे हैं, तो लोकतंत्र भी कहाँ रह गया। जो आम मतदाता कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं वयस्क मताधिकार, वो सब तो खत्म हो गया इसका मतलब। इसीलिए वो अभी ये सब कुछ रहेगा, ये स्थितियां। तो जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे कर रहा है, तो फिर अगर बाद में कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये भी यूज करेंगे। मैंने तो कह दिया ना आपको कि जो सत्ता पक्ष होता है उसकी तरफ चुनाव, कोई भी संस्था होती है उसकी तरफ झुकाव रहता है। लेकिन अब यह है कि अब कांग्रेस पार्टी आएगी, क्या करेगी अभी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो नई लीडरशिप आई है, और नई लीडरशिप का जो कल्चर है काम करने का क्या होगा, वो तो अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है उसका अपने पक्ष में, बीजेपी भी ना कहे बल्कि आप कहें कि जो हुकूमत में है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग अपने पक्ष में इसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। बस इतना ही हम कह सकते हैं। क्या जनता का भरोसा अभी चुनाव आयोग पर है? नहीं, कहाँ है भरोसा, आप सर्वे करवा लीजिए, लोगों ने स्टडी भी कराई है। और चुनाव आयोग पर जो भरोसा पहले था, जैसे मान लीजिए हम टीएन सेशन के समय को याद करें, कि टीएन सेशन के समय में जो ग्राफ था भरोसे का, वो ग्राफ आज कितना गिरा हुआ। हम ये नहीं करेंगे वो बहुत अच्छा था, लेकिन जितना भी था उसके मुकाबले तो अभी बहुत नीचे चला गया। सर, बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम की कमियां दिखाते हैं, जब जीत जाते हैं तो ईवीएम के लिए चुप मान लेते हैं। ना, अब वो तो खैर अपना तरीका से वो लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी ईवीएम कोई एक ही मशीन नहीं ना है, वो लाखों की संख्या में मशीन है, और एक मशीन जो है वो एक जगह बिहेव कर रही है, दूसरी जगह दूसरा बिहेव कर रही है। तो उसमें जो हार जीत का ये जो फर्क दिखाई देता है वो फर्क होगा, लेकिन इसका ये नहीं मतलब हुआ कि ईवीएम से हम वोटों की हेराफेरी नहीं कर सकते, इससे ये साबित नहीं होता है। सर, कहा जा रहा है अगर ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव अगर कराएंगे तो फिर वही बूथ कैप्चरिंग होगा, वो वोट को अपने कब्जे में कर लेंगे, दादागिरी होगी फिर। अरे तो अभी क्या नहीं हो रहा है क्या बूथ कैप्चरिंग? किस भ्रम में है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रहा? एक एक आदमी जो है वो 10-10 वोट डाल रहा है। पहले तो वोट या डालने- बूथ कैप्चरिंग जो है वो क्या होता है? बूथ कैप्चरिंग का मतलब आपको आपके वोट से अधिकार से वंचित करना। दो बातें होती है ना, कि आप जो लोग आम तौर पे जो वोट करने जा रहे हैं उनको रोकना, तो रोक दिए, एक हो गया। और दूसरा कि हम जो वोट जहां चाहते हैं वहां पड़ जाए, तो उसका एक तरीका निकाल दिया। तो ईवीएम तो कांग्रेस ने लाई थी, तो क्या गलती किया उससे था क्या क्या? होता है, ईवीएम कांग्रेस लाए या बीजेपी लाए, वो कोई भी लाए, कोई भी लाए, जैसे मान लीजिए कि मशीन आई और वो आज उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं ये देखने के लिए कि बेटा है कि बेटी है, आप मशीन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है ना जी। आप मशीन के लाने और उसके आविष्कार पर थोड़ी सवाल खड़ा करेंगे जी सर, एक लास्ट सवाल सर। जो चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब बीजेपी क्यों देती है? यही तो बात है ना, ये तो सबको हैरानी हो रही है कि हम सवाल कर रहे हैं आयोग से या किसी भी संस्था से और पार्टी जवाब दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि
वो जो बात हम संस्था से कर रहे हैं वो दरअसल आप उसमें भागीदार हैं, इसीलिए आपको लग रही है, मिर्च लग जाती है, आपको परेशानी होने लगती है, इसीलिए उसको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि चुनाव आयोग तो उस तरह से राजनीतिक पार्टियों को जवाब दे नहीं सकता, तो एक तरह से वो जो पार्टी है उसकी भरपाई करती है। जी, तो सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बातचीत हुई। आप कैसा लगा हमारा बातचीत, प्रक्रिया में ये बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ख्याल रखना कि आप हमारा जो कमाई है, जो हमारे काम करने का तरीका है, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो भी हमें फल मिलेगा। धन्यवाद।